भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया भर के संविधानों के अच्छे अंश इसमें शामिल हैं, लेकिन ये सिर्फ देश को नहीं, दुनिया को भी रास्ता दिखाता रहा है। ये संविधान एक विराट देश की एकता की भी गारंटी है और उसकी विविधता को भी समेटता है। एक तरफ सबके समान अधिकार हैं, तो दूसरी तरफ सबकी अलग अलग विशेषताओं को सहेजने की कोशिश भी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए देशों में भारत संभवतः अकेला है जो पूंजीवादी और साम्यवादी खेमों से अलग अपना एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक वजूद बनाए रख सका। इसका जितना श्रेय नेतृत्व को जाता है, उतना ही उस संविधान को, जिसने उसे एक ठोस प्रशासनिक ढांचा भी दिया और एक लोकतांत्रिक नज़रिया भी, जिसमें अपनी संप्रभुता का गर्व भी शामिल है और दूसरों की आज़ादी के प्रति सम्मान भी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास और एस्टीम्ड पैनल, जस्टिस A.K. सीकरी, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर S.Y. कुरैशी, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कानूनविद फैज़ान मुस्तफ़ा, लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और वाइस चांसलर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस संवाद के लिए वक्त निकाला है। एक तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने हमारे इस कॉन्वर्सेशन का टोन सेट भी किया है। अपने इस बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान ही है, संविधान एट 75, जिसने हम सबको सशक्त बनाया है, एम्पावर किया है। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो चुनाव आयोग जैसी संस्था हो, इसके बदलाव की गुंजाइश इसीलिए बनी क्योंकि संविधान है। तो जस्टिस सीकरी, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है, इसका आधार है। तो इसे आप विश्व के दूसरे संविधान के संदर्भ में किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, पहले तो जो आपने कहा, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं संविधान एट 75, 75 साल हो गए। मुझे याद आता है थॉमस जेफरसन ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर संविधान 17 या 19 साल के बाद चेंज कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हालांकि बहुत पहले की बात हो गई, 150 साल पहले की बात हो गई, पर तब उन्होंने उस टाइम के संविधानों को देख के, विश्व के, और स्टडी करके बताया कि कोई भी संविधान 17 साल से ऊपर नहीं रहता है किसी कंट्री का। ऑफ कोर्स उस वक्त अमेरिका का संविधान नया था, और अमेरिका के तो अब ऑलमोस्ट 200-250 साल हो रहे हैं। और पर हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा संविधान भी 75 साल का हो गया है। जबकि आप देखिए, हमारे देश के आसपास के देश हैं और भी कई दुनिया के देश हैं जिनके संविधान बहुत देर तक नहीं टिक पाए, और कईयों के तो 3-3, 4-4 बार पिछले 50 साल से संविधान बन चुके हैं। और इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि क्या खासियत है हमारे संविधान में। मैं ये कहूँगा कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसी वक्त 2 साल पहले ही 1945 में वर्ल्ड वॉर, जो दूसरा विश्व युद्ध, उसका अंत हुआ था। तो जो हॉलोकॉस्ट था, जो प्रलय हुई थी, या जो अपना ये जितना मानव अधिकारों का उसमें दहन हुआ था, और जो एक ये चीज़ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उनके मन में बहुत ज़्यादा ताज़ा बात थी। और दूसरा, जो उन लोगों ने ही, क्योंकि आप देखिए 200 से ऊपर, 220 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। दे वर ड्रॉन फ्रॉम ऑल सोर्सेस। उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, उसमें समाजवादी भी थे, और उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स भी थे। अपने जैसे हमें पता है, अम्बेडकर साहब चेयरपर्सन थे, जो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। तो इसमें जो काफ़ी उन्होंने ये भी देखा था कि जिस तरह से कुछ टिरनी ब्रिटिश रूल की रही, और कैसे हमारे मानव अधिकारों का खनन किया गया था जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे। तो ये 2 चीज़ें जो मन में बहुत ताज़ा थी, इसको देखते हुए उन्होंने एक चीज़ तो ये सोची कि हमें देखना चाहिए कि बहुत दूसरे विश्व के बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या अच्छी चीज़ें हैं
और उसको देख के अपना एक आइडियल डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जितने भी मेंबर्स थे काफ़ी अलग अलग सबको काम दिया गया। उन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को, तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देखा, इंग्लिश कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था बट उनकी सिस्टम क्या है ये सारा देखा। मैं एक चीज़ कहूँगा कि इसमें जो सबसे अच्छी बात हुई है हमारे, एक तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी की हम नींव रखना चाहते थे, हमने रखी। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है विद द वर्ड्स वी द पीपल, कि ये लोगों ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। किसी भी डेमोक्रेसी में आप देखिए कि ठीक है, इट्स ए मेजॉरिटी रूल कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन में जो पार्टी मेजॉरिटी ले जाएगी उनको रूल करने को मिलेगा। परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छी बात कही गई कि मेजॉरिटी रूल डजंट मीन कि वंस यू आर इलेक्टेड यू हैव राइट टू गवर्न इन एनी मैनर यू वांट। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसको हम कहते हैं कि वो एक रखा गया है। अब इसमें देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स इट्स नॉट ओनली रूल ऑफ द मेजॉरिटी बट द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड हैज़ टू गवर्न इन अकॉर्डेंस विद द provisions of the constitution, because constitution is our governing instrument of governance, if I may say so. तो constitutionalism is little above the constitution। इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक, मानव अधिकार जो दिए गए, इसमें ह्यूमन राइट्स जो मैंने देखा, वर्ल्ड वॉर का जो मैंने आपको कहा और जो पॉलिटिशियंस ने खुद सफ़र किया था, और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये चीज़ें, अब आप देखिए, हमने जो अमेरिका से फेडरलिज्म लिया हमने, पर फेडरलिज्म हमने एज इट इज़ नहीं लिया, हमने क्वासाई फेडरलिज्म लिया। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है जो अमेरिका में उनको, दिस इज़ नॉट विद द इन द इंग्लिश कोर्ट्स, कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट का एक्शन तो कर सकते हैं, पर जैसे चंद्रचूड़ जी ने बताया कि एक लॉ भी जो पार्लियामेंट ने लॉ इनेक्ट किया है, वो लॉ ठीक है नहीं है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, पावर इज गिवन टू द जुडिशरी टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ इवन द लॉ। तो ये चीज़ें अमेरिका से ली गई। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे हमने ये इंग्लैंड से ली। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह ये वाले प्रिंसिपल्स लिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स, और इसके अलावा हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी लिए कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट भी होगी, एक तो मानव अधिकार हैं, लोगों का अधिकार हैं, आप उनको वो खनन नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इट हैज़ टू बी ए गुड गवर्नेंस बाय एनी गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड, सोशल पर्पस के लिए, आपका इनइक्वालिटी दूर करने के लिए, जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, तो उसमें वो भी लिया गया। तो ये सारा अमलगम है एक जो इसका उन्होंने लिया। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच इज़ becoming very, or it has become very important, and it has given this life that we are celebrating today 75th year of the constitution। बिल्कुल, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ एक नारा नहीं है, संविधान ने विविधता में एकता की जो गारंटी दी है, बहुत खूबसूरती से कुरैशी साहब आपने उस संस्था को संभाला है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बड़ा अच्छा खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर पेश करती है। तो अन्य देशों के लिए हमारा ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी मॉडल इस वक्त कितना रेलेवेंट है? देखिए, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, मैं समझता हूँ दुनिया में इससे डाइवर्स मुल्क कोई है नहीं। इंडिया तो इन ए वे कॉन्टिनेंट है, और डाइवर्सिटी को मैनेज करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ वही डाइवर्सिटी हमारी गारंटी है हमारी इंटीग्रिटी की। तो इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल रहा। और इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन कि हिंदुस्तान का जो इलेक्शन है, सबसे एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से ऑपरेशनल नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 में हुआ था, लेकिन 16 आर्टिकल्स 26 नवंबर को लागू हो गए थे, जिसमें से इलेक्शन कमीशन शामिल था। तो फैक्ट के फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी
कि उसको इंडिया वॉज बॉर्न एज ए रिपब्लिक 26 जनवरी को, इलेक्शन कमीशन की पैदाइश हुई 25 जनवरी को। तो ये दिखाता है कि कितनी इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ने इसको दी। और उसके बाद जिस तरह जो हमारा इलेक्शन है वो पूरे कॉन्टिनेंट से ज़्यादा है। यूरोप में 50 देश हैं, उससे बड़ा हमारा इलेक्शन है। अफ्रीका में 54 देश हैं, उससे ज़्यादा हमारे 90 देश इंटू 1 इज़ इंडियाज़ इलेक्शन। अब अगर इंडिया का इलेक्शन जब होता है, आप समझिए 90 मुल्कों का इलेक्शन हो रहा है। और 90 मुल्कों के सिर्फ नंबर्स ही नहीं, बल्कि उनकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, वो सारी रोल्ड इनटू वन है। और उसको हम कितनी खूबसूरती से क्लॉकवर्क प्रिसिशन से हम मैनेज करते हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा हुआ है इतने अच्छे पीसफुल इलेक्शन का, कि हमारे यहाँ ट्रांजिशन ऑफ पावर हमेशा स्मूथली हुआ, कभी इलेक्शन चैलेंज नहीं हुए। इवन यूएसए का इलेक्शन 2020 में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये रिजल्ट गलत है, कैपिटल पे अटैक तक हो गया। हिंदुस्तान में एक वोट से हार के भी हाथ जोड़ के कुर्सी हारने वाला जीतने वाले को देता है। यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, और ये अधिकार और ये विश्वास संविधान ही हमें देता है। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, संघीय ढांचा एक मजबूत ढांचा है हमारे देश का, उसकी नींव ये संविधान है। ऐसे में आज जब आप देश दुनिया की तरफ अब जब देखते हैं, तो इस ढांचे से बहुत कुछ दुनिया भर के देशों को सीखने को मिल सकता है। देखिए, जो भारत का संविधान है या किसी भी देश का जो संविधान है, वो एक पवित्र संविदा है, एक कॉवेनेंट है लोगों और सरकार के बीच में। अब अमेरिका का संविधान जो है वो माना जाता है कि संघीय संविधानों का सबसे अच्छा संविधान वो है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा कि अगर एक संघीय संविधान बनाना है तो उसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट हो। जैसे अमेरिका में 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थीं, जब उन्हें स्वतंत्रता मिली तो वो साथ में आए और उन्होंने पहले एक कन्फेडरल संविधान बनाया, फिर बाद में एक फेडरल संविधान बनाया। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि क्योंकि राज्यों का कोई समझौता होकर संघीय ढांचा नहीं बना है, इसलिए हम एक संघीय संविधान या फेडरल संविधान नहीं है। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में कहा कि संघीय ढांचा तो संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, यानी वो शब्द फेडरल नहीं है। आप ये देखिए कि संविधान में शब्द आना भी बड़ा अहम है। जब संविधान सभा अपना प्रस्तावना बना रही थी, जिसका आज भी जिक्र हुआ, विश्व में 66 ऐसे संविधान हैं जिनका प्रस्तावना ईश्वर के नाम से शुरू होता है। तो हमारे यहाँ भी कामत जी ने प्रपोज किया कि भारत का संविधान भी जो है वो ईश्वर के नाम से शुरू हो। कुछ बंगाल के लोगों ने उसका विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं, गॉडेस के नाम से शुरू होगा, हम गॉडेस को मानते हैं। अल्टीमेटली इस पर वोट हुआ। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, आप देखिए कि हम इतने धार्मिक लोग हैं, फिर भी वोट से ईश्वर जो है वो चुनाव हार गए संविधान सभा में और हमने गॉड को निकाल दिया। तो जो हमारा संघीय ढांचा है, ये भी विभिन्नताओं को मैनेज करने का एक साधन है। और इसमें बहुत लोग, जैसे जस्टिस सीकरी ने कहा कि क्वाज़ी फेडरल है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एसआर बोमाई में भी जाके कहा कि फेडरल संविधान है और बेसिक स्ट्रक्चर है। न सिर्फ हम विश्व से सीखते हैं, बल्कि विश्व भी हमसे अक्सर सीखता है। जैसे एसआर बोमाई का जजमेंट है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने फॉलो किया, नवाज शरीफ के। बेसिक स्ट्रक्चर का फैसला हमने 1973 में दिया, पाकिस्तान ने 1963 में वो दिया था। लेकिन हम जब भी कोई चीज़ बोरो करते हैं, भारत के संविधान को कह देते हैं कि ये बैग ऑफ बोरोज है, कि सब इधर उधर से ले लिया हमने। ऐसा नहीं है। हर चीज़ में हमने कोई इनोवेशन किया है और कोई ना कोई उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। तो हमारा संविधान एक ऐसा संघीय ढांचा है कि अगर शांति है तो वो एक संघ की तरह काम करेगा। लेकिन अगर देश के ऊपर ही खतरा आ जाए तो पहले देश को बचाना ज़रूरी है।
और उस वक्त फिर केंद्र की शक्तियां ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन आम तौर से आप देखेंगे कि ये एक फेडरल संविधान की तरह ऑपरेट करता है। जैसे अमेरिका का संविधान था, उसमें उन्होंने लिख दिया कि साहब ये अधिकार केंद्र के होंगे और राज्य के पास रेजिड्यू होगा। लेकिन हमने अपने संविधान में लिखा कि देखिए केंद्र के ये अधिकार होंगे, राज्य के ये अधिकार होंगे और दोनों लोगों के मिल के ये अधिकार होंगे, जो हमारी तीसरी सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट। और फिर हमने कहा कि अगर कुछ बचता है तो वो केंद्र के पास होगा। जो संघीय संविधान होगा उसमें जस्टिस सीकरी ने भी जिक्र किया, जैसे जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू बेसिकली इसलिए है कि संविधान का मूलभूत उद्देश्य शक्तियां देना नहीं है, बल्कि शक्तियों पर नियंत्रण रखना है, शक्तियों पर अंकुश लगाना है। तो संविधानवाद का जो आइडिया है वो ये है कि जो राज्य है उसकी शक्तियों पर नियंत्रण लगे, केंद्र की भी और स्टेट की भी। यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट भी है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है, वो भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अधीन है। जी कुरैशी साहब कुछ जानकारी। मैं एक बात उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो फेडरलिज्म पे बड़ी डिबेट होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स इतने दूरअंदेश थे कि जब इलेक्शन के सिलसिले में ये हुआ कि विधानसभा के इलेक्शन कौन करे, फेडरल है, एक लोकसभा का इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, तो विधानसभा के इलेक्शन स्टेट के इलेक्शन कमीशन करे। तो उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये इलेक्टोरल रोल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बड़ा ख़तरनाक होगा कि अगर हम ये स्टेट पे छोड़ दें, उसका नतीजा क्या होगा कि हर स्टेट सिर्फ अपने लोगों को एनरोल कर देगी, बाहर वाले को घुसने ही नहीं देगी, जो आज हम देख रहे हैं इतनी दूर पाए। तो उन्होंने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल से डिपार्चर करके एक इनोवेशन करके ये कहा कि हालांकि विधानसभा के इलेक्शन स्टेट के इलेक्शन है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा, तभी इंटीग्रिटी इंडिया की कायम रह सकती है। बहुत खूब। जस्टिस सीकरी, अब जो हम इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी और संघीय ढांचे पर क्रॉस फायर में सेंटर स्टेट आते हैं, लेकिन जैसा कि फैजान मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि संविधान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है। तो जब इस लड़ाई में, सेंटर स्टेट की लड़ाई में मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो संविधान से ही राह मिलती है, और कुछ ऐसे केसेस आपको याद आ रहे हैं जिससे संविधान की सुप्रीमेसी को मानना पड़ा है, इस संघीय ढांचे को, सेंटर को, स्टेट को। ये देखिए, ये मैं कहूँगा बिल्कुल ये भी बात ठीक है, और जैसे चंद्रचूड़ ने भी उन्होंने कहा संविधान इज़ द ग्राउंड नॉर्म, वो सबसे ऊपर है। और जैसे मैंने बताया हमारे वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, 3 विंग्स ऑफ द स्टेट हैं, देयर इज़ पार्लियामेंट, देयर इज़ एग्जीक्यूटिव एंड देयर इज़ जुडिशरी। But then, as I said, that when the government is elected, that doesn't mean that they have a right to rule in any manner they want, because they have to subscribe to the provisions of the Constitution. This applies to all the 3 wings of the government, including the Supreme Court. And so, therefore, because Supreme Court also, there is a chapter in the Constitution about the judiciary, which includes the Supreme Court, High Courts also. There is a separate chapter, and even the subordinate judiciary. So therefore, how the courts have to, how the judiciary has to act, and what are their powers, that is also stated in the judiciary. Now, another thing is which the Dr. Ambedkar also said, and which is stated in the Constitution itself. अब आपका separation of powers है, ये checks and balances भी हैं, और checks and balances में यही है कि हर एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को किसी ना किसी तरह से चेक करता है कि अगर हमारा कोई फैसला अगर जुडिशरी में देता है और वो गवर्नमेंट थिंक्स और द पार्लियामेंट थिंक्स इट इज़ नॉट ए करेक्ट, तो पार्लियामेंट हैज़ ऑलवेज ए पावर टू पास ए लॉ अनडूइंग दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। सो पार्लियामेंट की पावर है। लाइकवाइज एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो जुडिशियल रिव्यू की है, जब भी कहीं और एक फेडरल उसमें जो आपने सवाल पूछा कि सेंटर और स्टेट में फेडरलिज्म में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, 1950 से अब तक डिस्प्यूट्स बहुत डिस्प्यूट्स हुए हैं, बहुत तरह के हुए हैं। एसआर बोमई का जो एक लैंडमार्क जजमेंट जो शुरू में आया,
तो उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से जाना है। दिल्ली गवर्नमेंट के स्टेटस का आप देखेंगे, क्वेश्चन आया और इसमें व्हाट शुड बी दी स्ट्रक्चर, और 239A AB वगैरह में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली विच इज़ इन ए वे नॉट ए फुल स्टेटहुड विच इज़ गिवन, बट इन द एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म उनके क्या पावर्स वगैरह हैं। तो we have, and I was a part of that constitution bench also, कि ultimately जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है whenever there is a dispute what the constitution says, if constitution, and उसमें जो एक चीज़ कह सकते हैं कि फेडरलिज्म को, एंड इन द रीसेंट जजमेंट्स जो आपने रॉयल्टी वगैरह केसेस जो जैसे धनंजय चंद्रचूड़ में अभी पीछे बताया था, इट इज़ गिविंग राइज टू न्यू काइंड ऑफ फेडरलिज्म अगेन in this country, and it has shaped up, and this I would say that most of it is the contribution of our judiciary, which has taken into consideration, again I will repeat what Justice Chandrachud said, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ नॉट स्टैटिक, कि जो अगर हमने 1947 में शुरू किया या 1950 में दिया, तो आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें जो 1950 में वातावरण था, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायनामिक, it has to change, interpretation has to change in accordance with the change in the society. अब आज की डेट में आप देखिए जो सोशल मीडिया है या उसके चैलेंजेस हैं या टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है 1950 में नहीं थे। तो आज या तो हम आज अपना सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें या हम जुडिशरी इसको इन चीज़ों को सब देखते हुए उसमें समय के साथ बदले और इसी तरह से जिस तरह से पॉलिटिकल फ्लेवर भी बदलता रहता है टाइम टू टाइम, और जो स्टेट और सेंटर का जो है, देखिए आप 1950 में जब उस वक्त तो डोमिनेंटली कांग्रेस पार्टी थी, सेंटर में कितने साल रही, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर विद देम, पर आज की डेट में वो पॉलिटिकल सिनेरियो टोटल चेंज हो चुका है। और आप देखिए मैनी स्टेट्स आर डोमिनेटेड बाय द रीजनल पार्टीज जो वो रूल करते हैं, तो इसलिए डायनेमिक ऑफ फेडरलिज्म हैज़ आल्सो चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट it is our constitution and constitutional provisions which are there which guides us to come to a right conclusion and then maintain a balance as far as federalism is concerned. अब इस लचीलेपन को जो संविधान में बदलाव समय के साथ आ रहा है, जैसे सीकरी कह रहे थे या जैसे चंद्रचूड़ कह कर गए, इस लचीलेपन का कभी कभी दुरुपयोग भी हुआ है पॉलिटिकली? नहीं, देखिए पहले तो ये समझें कि हमने ये प्रावधान नहीं किया कि संविधान बनाने वाले लोग अपनी कब्रों से हमारे ऊपर शासन करते रहें। तो संविधान एक राइटरली टेक्स्ट है कि ऑथर्स ने लिखा है संविधान सभा के, लेकिन उससे ज़्यादा वो एक रीडरली टेक्स्ट है कि जो आज हम उसे पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ें जिन पे संविधान सभा में वोट होकर रिजेक्ट हुई उनको संविधान में शामिल कर दिया। जैसे आर्टिकल 21 में कि जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें ड्यू प्रोसेस का प्रावधान वोटिंग हुई, रिजेक्ट हुआ, लेकिन बाद में हम उसको ले आए कि नहीं ये ड्यू प्रोसेस जो है ये हमारे संविधान का हिस्सा है। या निजता का अधिकार, इस पे हमने कहा हम नहीं रखेंगे, लेकिन बाद में हमने उसे रख दिया। तो किसी भी एक जनरेशन को, एक पीढ़ी को ये अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि मोनोपोली ऑफ विजडम हमारे पास है। बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, लेकिन जितने भविष्य में समस्याएं आने वाली थीं उसको वो एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब शुरू में जब संसद के अंदर हमारे वो राजनेता बैठे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनमें विश्वास जिताया। और जब वो केसेस संविधान संशोधन के कोर्ट के पास गए पहले 17 साल, उन्होंने कहा नहीं, इनको अधिकार है कि जो संविधान में संशोधन करना चाहें कर दे। फिर सर्वोच्च न्यायालय को ये लगा कि शायद इन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने 1967 में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है। अब ये दूसरी एक्सट्रीम हो गई। एक एक्सट्रीम ये थी कि आप जो चाहें कर दें, और एक ये कि कुछ नहीं कर सकते, अगर संविधान में संशोधन करना है तो संविधान सभा बनाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिक्र किया, जस्टिस सुब्बाराव का जजमेंट। इसलिए 1973 में फिर एक
हैप्पी वेडिंग ऑफ टू एक्सट्रीम्स हुई। ये कहा कि नहीं, आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचे को आप नहीं बदल सकते, इसलिए क्योंकि खुद संसद भी संविधान के अधीन है। कई बार ऐसा हुआ कि संविधान के संशोधन का दुरुपयोग हुआ, जैसे 39th अमेंडमेंट था कि इंदिरा जी का चुनाव जो था वो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने निरस्त कर दिया। अब इनके पास जाहिर है कि बहुमत था, इन्होंने 39th अमेंडमेंट बनाया और ये कहा कि कोई भी अगर चुनाव से जीतकर प्रधानमंत्री बन रहा है या स्पीकर बन रहा है तो उसके चुनाव को किसी भी याचिका के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती, और अगर दी गई तो ये माना जाएगा कि वो बिल्कुल वॉइड है, और अगर किसी कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो वो ये माना जाएगा कि बिल्कुल गलत फैसला है। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को फिर निरस्त किया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया, वो इसीलिए डेवलप किया कि एक स्टेबिलिटी रहे संविधान में, और कोई भी बहुमत के बल पर आकर ये न कहे कि हम पूरा संविधान बदल देंगे। लेकिन संविधान के संशोधन अक्सर ऐसे हुए हैं जिनमें सरकारों ने अपने वजह से संशोधन किए हैं, और कई बार वो ज़रूरी भी हुए, जैसे आरक्षण वगैरह पर जब दोराई राजन का केस हो गया तो पहले ही संविधान संशोधन करके हमको वो प्रावधान अनुच्छेद 15 में करना पड़ा कि राज्य आरक्षण की नीतियां ला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भी हकीकत है कि स्टेबल संविधान है तो हम स्टेबल देश हैं। एक बहुत बड़ा पावर दिया है हमको, एक शक्ति मिली है संविधान से कुरैशी साहब, वो है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसी राइट्स की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी राइट से हम अपने सरकार को भी चुनते हैं, कौन हमारी अगुवाई करेगा उसको हम चुनते हैं। लेकिन हमारे देश में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का एक बेहद अच्छा संतुलन है, और हम अगर आसपास के देशों में देखें तो वो संतुलन दिखता नहीं है, जिसका खामियाजा उन्हें, उनके नागरिकों को भुगतना भी पड़ रहा है। मुझे यहाँ आवाज़ ज़रा कम आ रही है, लेकिन जो इतना मैंने समझा कि आपने फंडामेंटल राइट्स जी बिल्कुल, उसका जो बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्यों का बैलेंस, और एक बेहद खूबसूरत ये बैलेंस है जो हम एग्जाम्पल से लीड कर सकते हैं दुनिया के लिए। जी, हमारे एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स एक तरफ हैं जो बड़े यूनिक है, उसको फंडामेंटल ड्यूटी से बैलेंस भी किया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बैलेंस किया, जैसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने सुबह जिक्र किया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो खूबसूरती है वो उसका बैलेंसिंग, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, और इंटरेस्टिंगली शुरू में ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कह दिया था कि इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रा ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वो ये एक्सपर्टीज़ है, ये दो लीगल एक्सपर्ट हैं, कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते जब ये शुरू हो जाए। इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 329 ने ये कहा कि जुडिशरी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, और ये पहले ही साल में ही सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि जुडिशरी का डिबार कैसे करते थे। जुडिशियल रिव्यू की पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एक्सप्लिसिट है कि बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के लोग, हम जो इन लोगों से मिलते हैं, हमारे 329 को वो एनवी करते हैं, हंसरू से देखते हैं कि साहब ये हमारे तो नहीं होता, क्योंकि अगर ये ना होता तो बार बार इलेक्शन में इंटरप्शन होती, इलेक्शन न हो पाते। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस किए गए, बहुत सोच समझ के किए गए थे, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। फाइनली जो जस्टिस सीकरी उस पर और रोशनी डालेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन द गार्डियन एंजल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे रिफॉर्म, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म हमें जुडिशरी से आए हैं, लेजिस्लेचर से नहीं आए हैं। या देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा उस पे मैं, जो मानव अधिकार एक तरफ और दूसरी तरफ से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें सोशल, इनका क्या फाइन बैलेंसिंग, जो मैंने शुरू में भी बोला, दीज आर दी टू वेरी एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, विच इज़
ingrained in our constitution. जहाँ जब हम एक्चुअली इसको जूरिस्ट और या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में नेगेटिव एट्रीब्यूट्स एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं. जो नेगेटिव एट्रीब्यूट डजंट मीन दैट दे आर नेगेटिव इन दैट सेंस कि वो गलत हैं, कि जो जैसे मैंने बोला कि इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स आवर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश बाय वी द पीपल. जो हम लोगों ने अपना एक संविधान बनाया और डेमोक्रेसी दी, जिसमें हमने कहा कि ठीक है, जिसको हम चुनेंगे, जो मेजॉरिटी होगी, they will have right to govern us, but that doesn't mean that we have given them unlimited power. And this is what is called, and this is in our constitution also, limited concept of limited government, that government has to. So in order to ensure that जब हमने अगर पावर दी है इलेक्टेड, that doesn't mean कि जो हमारे अपने rights हैं as human beings, वो भी हमने बलिदान कर दिया है. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए there is a specific recognition in the form of fundamental rights in chapter 3 of the constitution. तो इसमें आर्टिकल 13 से 35 तक 35 तक जो उनमें various fundamental rights are given. The major are that, like we say, right to equality is there. There's few freedoms which are given, freedom of speech, as you rightly mentioned. We are sitting here and discussing, and we can criticize the government also. It's that right of freedom of speech. And then this freedom to do business, freedom of movement, etc., freedom to form association. Then minority rights are given in that, to establish institutions, etc. So there are so many rights which are given under the constitution. But then there are positive element of constitutionalism which is in our constitution, unlike which is not in many. I think ये शायद Dutch उससे constitution से लिया गया directive principles, which are, we call it positive attributes of the constitution, कि इसमें अगर जो गवर्नमेंट चुनी है उनका दायित्व भी है कि वो इन जो देखें इसमें जो ये चीज़ें हैं उसमें वो, अगर इसको मैं लिमिटेड उसमें कहूँ, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, और and in order to see that the marginalized section of the society are uplifted also, and ये सारी liability गवर्नमेंट पे होती है of good governance. अब इसमें जब भी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसले दिए हैं कि एक तरफ से आपके जो आपने कहा कि इनमें समन्वय है, मैं उसकी बात अब कर रहा हूँ कि एक तरफ से तो फंडामेंटल राइट्स हैं, कई बार इन फंडामेंटल राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है. सो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, तो उसमें डिफेमेशन नहीं हो सकता, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वगैरह का, और इस तरह का आर्टिकल 19(2) में उसकी लिमिटेशंस भी हैं. बट देन अब कोई भी लॉ आप बनाते हैं जो किसी के लिए, इट मे बी फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज, बट इट मे टू सम एक्सटेंट में impede the freedom of somebody also. सो यहाँ एक वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो, तो इसको कैसे आई मीन बैलेंस किया जाए. इसमें एक्चुअली क्या है कि जो ये जो डॉक्ट्रिन है वो रीजनेबलनेस है, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड इन फेवर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा. बट एट द सेम टाइम व्हाट इज रीजनेबल, and on that now the Supreme Court has evolved the principle of proportionality. Proportionality का ये कि अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट है तो उसको आप तभी ले सकते हैं जब कोई लॉ बनाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं ले सकते. कोई ऑफिसर नहीं कह सकता कि मैं इसको, अगर इफ इट दैट इज इम्पिंजिंग माई राइट बाय एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, देन दैट विल बी नल एंड वॉइड. सो इट हैज टू बी by law. It can't be without law. But then law has to meet the test of proportionality, कि आप उसमें सिर्फ उतना मेरा वो कर रहे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है in favor of the societal good. और इस चीज़ को वो यही संतुलन हमें ताकत देता है, और ये ताकत हमें संविधान से मिल रही है. हम इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं. आप तीनों से मुझे क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए. कुरैशी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले? जी, मैं बेसिकली इसी फंडामेंटल राइट इशू पे बोलना चाह रहा था कि एक बड़े एक डायलेमा हमें फेस करना पड़ रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. आज की लोकसभा में 46% MPs हैं जिन्होंने एफिडेविट दिया है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और वो एफिडेविट भी इसलिए दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि ये उनको देना पड़ेगा. हम कहते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन 20 साल से 25 साल से कह रही है कि उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार किया जाए जब तक ये इवन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस. उसका जवाब ये दिया जाता है
कि लॉ ऑफ द लैंड इज कि यू आर इनोसेंट टिल कन्विक्टेड टिल प्रूव्ड गिल्टी। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है जिसको आज तक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, जबकि ऑडियंस में जूरिस्ट एंड जजेस भी होते हैं, और आज मैं जज साहब के सामने भी पेश करता हूँ, प्रोफेसर साहब के सामने। इंडियन जेल्स में 5,31,000 कैदी हैं, जिनमें से 4 लाख अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, यानी इनोसेंट हैं। उन इनोसेंट के आपने 4 फंडामेंटल राइट छीन रखे, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट टू डिग्निटी। अगर आप इनोसेंट 4 लाख लोगों के राइट छीन सकते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, तो जैसे कि जज साहब ने कहा कि फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट उस पर हो सकता है, क्यों ना हम उनको कुछ दिन इलेक्शन के लिए उनको डिबार कर दें कि जब तक आप क्लियर होके नहीं आते आप। और हर छोटी मोटी चीज़ पे नहीं, किसी ने किसी को गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, उसकी बात ही नहीं कर रहा है। हीनस ऑफेंसेस क्या है वो? रेप, डेकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, जिनके और हमने 3 सेफगार्ड भी दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सोच समझ के, कि एक तो ओनली हीनस ऑफेंसेस और नॉट छोटा मोटा, दूसरा FIR 1 साल पहले होनी चाहिए ताकि यू हैव टाइम टू डिफेंड। थर्डली, ए कोर्ट ऑफ लॉ शुड हैव फ्रेम द चार्जेस। अब कोर्ट ऑफ लॉ तो सेशन कोर्ट से नीचे नहीं है, सबसे बड़ी कोर्ट हो गई, उसने अगर लॉ फ्रेम कर दिया वो तो इंडिपेंडेंट है। हमारा केस ये है कि उनको डिबार कर दिया जाए जब तक वो क्लियर होके ना आए। बिल्कुल, मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कि संविधान से दुनिया को क्या सबक मिल सकता है। आप तीनों से क्लोजिंग कमेंट्स में चाहूँगी, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब आपसे, वो एक सबक जो हमसे दुनिया सीख सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा जो संविधान है वो हमारा स्वाभिमान है, और हमको चर्चिल ने भी चैलेंज किया था, अंग्रेज़ों ने चैलेंज किया था कि हम संविधान बना ही नहीं सकते। हमने ऐसा संविधान बनाया जो हमारे बाद जितने भी संविधान बने उन्होंने उसको फॉलो किया। हमने जहाँ भी कोई चीज़ उनसे ली तो उसमें, जैसे अभी जस्टिस सीकरी ने बात की कि रेस्ट्रिक्शंस, अब अमेरिका के संविधान ने जजेस पर छोड़ दिया कि मौलिक अधिकारों पे क्या रेस्ट्रिक्शंस होगी वो इवॉल्व करें, लेकिन हमने संविधान में ही लिख दी। आप सोचिए कि पार्टीशन के बाद संविधान बना रहे थे हम, उस समय हमने एक धर्मनिरपेक्ष अपने आप को रखा संविधान, हमने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए, देश में इतनी अफरा तफरी थी उस ज़माने में भी हमने एक संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई। और आप सीख देखिए पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ अक्षरता थी, हमारे यहाँ गरीबी थी, लेकिन हमने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दिया जो सारी दुनिया ने हमसे अपनाया। कई देशों ने हमसे अपनाया कि औरतें भी अब मेंबर बन सकती हैं संसद की। तो जो भारत का संविधान है वो मैं समझता हूँ कि ये अकेला वो कानून है जो हमने बनाया। बिल्कुल, ज़्यादातर कानून तो अंग्रेज़ों ने बनाए थे और हमने बना के दिखा दिया कि हम उनसे बेहतर संविधान बना सकते हैं। और वो संविधान फिर 70 साल तक चलता रहा। जैसा कुरैशी साहब ने भी कहा कि एक वोट से भी लोग हार जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है शांति से। उम्मीद ये है कि ये संविधान, जिस तरीके से अमेरिका का संविधान जो है वो 250 साल तकरीबन हो गए हैं, वो चलता रहेगा। और जो उसमें लचीलापन है उस लचीलेपन का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जी, जैसे सीकरी, एक बड़ा सबक जो इस वक्त दुनिया हमसे सीखे। मैं, क्योंकि आई हैव बीन ए मेंबर ऑफ जुडिशरी, मैं कहूँगा एक बड़ा सबक, द वे इंडियन जुडिशरी has acted in last 75 years. Of course, it has its ups and downs. मैं ये नहीं कहता सारा पीरियड गोल्डन रहा है, पर एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन को ये रखते हुए, नज़र में रखते हुए कि इट्स ए डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, और उसको टाइम टू टाइम कैसे जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है, कैसे जुडिशरी ने ये कहा, जैसे आप, मैं अगर 5-6 पॉइंट लूँ सिर्फ उनको बिना एक्सप्लेन किए हुए। फर्स्ट, केशवानंदन भारती, बेसिक फीचर्स। देन आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस, वर्ड ड्यू जैसे उन्होंने बताया, हालांकि नहीं था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पेसिफिकली ड्यू रिमूव किया गया था, उसके बाद ड्यू प्रोसेस किया। जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं डिग्निटी के बेसिस पे उनको कितना एक्सपेंड किया। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, उसमें एक राइट टू लाइफ के अंदर 40 राइट्स निकालना। और एक चीज़ और है कि जुडिशरी हैज़ बिन वेरी आई मीन दैट वे
आई वुड से कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इवन इंटरप्रिटेशन में बाकी कंट्रीज़ में जुडिशरी ने क्या किया है उसको उन्होंने काफ़ी लिबरली अडॉप्ट किए प्रिंसिपल्स इन आई मीन इंटरप्रिटिंग द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जैसे आपने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जैसे समन्वय, नॉट ओनली दैट बाय इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस, देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, उनको आप नहीं कर सकते, पर इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस से कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट में पढ़ के उनको एनफोर्स किया गया। सो दीज आर सम ऑफ द डायनेमिक आई मीन इंटरप्रिटेटिव टूल्स व्हिच दिस जुडिशरी हैज अडॉप्टेड, व्हिच अदर The कंट्रीज world कैन। has to learn from it. आखिरी कमेंट, क्या सीखे दुनिया? Again, one line again about election commission. I think दुनिया को सीखना चाहिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ही डेमोक्रेसी की गारंटी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये संविधान ही हमारी ताकत है, यही हमें सशक्त बनाता है और दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, जैसे कि फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि यही वो चीज़ है जो हमारी अपनी है और इस पर हमको फ़ख्र भी है। बहुत शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन।